हेलो एवरीवन। सो माय नेम इज पीयूष जैन और आज हम पढ़ रहे हैं अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, तो देख लेते हैं कि कैसे कैसे क्या होता है। मैं वो छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ ना, और एक क्वेश्चन भी करेंगे जिससे अपन को सारा कुछ आइडिया लग जाएगा कि अल्टरनेटिंग करंट में एक्चुअली में क्या होता है। ठीक है, चलिए। तो सबसे पहले तो आप जानते ही हो कि भाई हमारे पास जो है ना दो तरह की करंट होती है। ठीक है, एक होती है अल्टरनेटिंग करंट और एक होती है डीसी करंट। ठीक है, तो दोनों में पहले तो ये बात कर लेते हैं फर्क क्या होता है। तो बेटा आप है ना जो स्टैंडर्ड जो वो बता रहा हूँ ना, मतलब क्या बोलते हैं, डिफरेंस जो बता रहा हूँ स्टैंडर्ड, वो आप ध्यान रखें। ठीक है, कोई भी वेव फॉर्म से ध्यान ना रखें कि भाई ये वेव फॉर्म तो एसी की होगी या फिर ये वेव फॉर्म डीसी की होगी, ये ध्यान ना रखें। ठीक है, तो आप डीसी और एसी, और ये दूसरी एक बात और कि ये कोई जरूरी नहीं कि हम करंट की बात कर रहे हैं ना। चैप्टर का नाम भले ही अल्टरनेटिंग करंट है, बट ये हम बात कर रहे हैं अल्टरनेटिंग वोल्टेज के बारे में भी बात कर रहे हैं। ठीक है, सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं कि वोल्टेज भी हो सकता है ये। अब बात करें डीसी करंट और एसी करंट की, है ना, मतलब अल्टरनेटिंग करंट और डायरेक्ट करंट की बात करें। ठीक है, तो फर्क सिर्फ इसका है डायरेक्शन का। ठीक है, जो डायरेक्शन ऑफ करंट है, ठीक है, या फिर डायरेक्शन ऑफ वोल्टेज जो है ना, उसका फर्क है। अगर डीसी होगा तो डायरेक्शन चेंज नहीं होगी, फिक्स रहेगी डायरेक्शन हमेशा। ठीक है, और अगर अल्टरनेटिंग करंट होगी तो डायरेक्शन क्या होगी, चेंज हो जाएगी। ठीक है, डायरेक्शन चेंज होगी हर बार। वो डिपेंड करता है, देखिए किस तरह की वेवफॉर्म है, क्या है ना, पर डायरेक्शन फिक्स नहीं रहेगी, ये हम बहुत ही अच्छे से बोल सकते हैं। ठीक है, तो जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, देखो, तो सपोज करो ये कोई टाइम के रेस्पेक्ट में वोल्टेज का या आप करंट का ग्राफ है। ठीक है, तो अब देखो डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही ना, ऊपर पॉजिटिव में ही है पूरा ग्राफ, पूरा ग्राफ पॉजिटिव में, नेगेटिव में कभी नहीं आया। इसका मतलब ये कौन सी करंट है, ये कौन सा वोल्टेज है, ये डीसी है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं बात करूं, इस तरह की बात करें, ठीक है, देखो इसमें मैग्नीट्यूड भले ही चेंज हो रहा है, किसका, वोल्टेज और करंट का, टाइम के साथ मैग्नीट्यूड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है, बट फिर भी ये क्या है, ये डीसी है बेटा। ठीक है, क्योंकि डायरेक्शन चेंज नहीं हो रही है। ठीक है, तो ये ध्यान रखें आप लोग कि जब भी डायरेक्शन चेंज नहीं होती है तो वो क्या होती है, डीसी होती है। और अगर डायरेक्शन चेंज हो जाए तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एसी बोलते हैं। तो ये एक मैंने बेसिक डिफरेंस आपको बताया। ठीक है, चलो चलो अब देखो, जब इस जो चैप्टर की शुरुआत होती है ना, तो चैप्टर में है ना सबसे पहले हमें बताया जाता है कि जो करंट जो होती है ना, एसी में की बात कर रहे हैं, उसमें अलग अलग तरह की करंट्स होती हैं, है ना, उन सबकी वैल्यू कैसे निकाली जाए। जैसे इंस्टेंटेनियस करंट क्या होती है, एवरेज क्या होती है, आरएमएस क्या होती है ना, इस तरह की डिफरेंट डिफरेंट करंट्स, मैक्सिमम करंट क्या होती है ना, ये सारी करंट्स क्या क्या होती है, इनकी वैल्यू कैसे निकाली जाती है, ये सब बताया गया है। तो सबसे पहले तो अपन देख लेते हैं एवरेज। तो आप ध्यान रखें बेटा, मैं ये बहुत ही स्टैंडर्ड डेफिनेशन है, आपको किसी भी तरह की इक्वेशन दे दी जाए करंट या वोल्टेज की, आपको डरने की जरूरत नहीं है ना, और ना ही याद रखने की भी जरूरत है कि भाई इसका ये होता है उसका वो होता है। ठीक है, हाँ कुछ कुछ स्टैंडर्ड है वो आप याद रख सकते हैं, नो डाउट, बट फिर भी आप क्या करें, हमेशा फॉर्मूले से ही निकालें। अगर कभी कोई दूसरा फंक्शन फंस जाए, है ना, तो हमेशा फॉर्मूले से ही ट्राई करें आंसर निकालने की। ठीक है, तो फॉर्मूला एवरेज वैल्यू कैसे निकालते हैं हम, देखो नंबर ऑफ जो भी आपके एलिमेंट्स होते हैं, है ना, और उनकी जो वैल्यू होती है उन सबकी वैल्यू को जोड़ देते हैं और वो कितने थे उससे डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पर भी ऐसा ही काम है। तो हमारे पास जो आई है उसका हमने पहले क्या किया, सम किया, है ना, सम ही तो होता है ना, ऊपर सम होता है सारी वैल्यूज का, डिवाइडेड बाई होता है अपन ने कितनी बार सम किया है ना, वही कहानी। तो हम क्या कर रहे हैं, पहले सम कर दे रहे हैं और फिर जितनी बार सम किया उससे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब क्या होता है भाई, देखो अक्सर क्या होता है कि देखिए बेटा, हम इंटरेस्टेड रहते हैं कई बार हाफ पीरियड के लिए, कई बार फुल पीरियड के लिए, है ना, कि एक टाइम पीरियड में कितनी एवरेज वैल्यू है, या फिर वन हाफ पीरियड में क्या एवरेज वैल्यू है। तो वो डिपेंड करता है
कि आप यहाँ पे लिमिट किस हिसाब से लगाते हैं। जैसे भी आप लिमिट लगाओगे ऑटोमेटिकली वो यहाँ पे इंसर्ट हो जाएगी। और ये आई क्या है बेटा, ये आई है बेटा इंस्टेंटेनियस वैल्यू। इस तरह से आई एम इज द मैक्सिमम वैल्यू। मैं यहाँ पे बेटा सारी चीजें लिख देता हूँ। ओमेगा है बेटा फ्रीक्वेंसी, आई एम है मैक्सिमम करंट और आई है इंस्टेंटेनियस करंट। ठीक है, तो इस तरह से ही एवरेज निकलेगा। मैं बार फिर बोल रहा हूँ, आपको किसी भी तरीके का फंक्शन दिया जाए हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है ना। आपको कभी भी कंफ्यूजन की जरूरत नहीं है कि सर हमें तो इस फंक्शन को कैलकुलेट करना सिखाया नहीं। नो डाउट, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, आप हमेशा यही करें, हमेशा यही करें। कोई सी भी इक्वेशन दी है, चाहे साइन हो चाहे कोस हो या इनमें से किसी का कॉम्बिनेशन हो, आपको यही फॉलो करना है इसी फॉर्मूले से। ठीक है, नेक्स्ट देखो आप, ये तो बेटा हो गई एवरेज वैल्यू। ठीक है, अब दूसरी बात करते हैं बेटा आरएमएस वैल्यू। और ये हमारे लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आरएमएस वैल्यू जो है वो आप ये समझो कि बेस होता है अल्टरनेटिव करंट का, है ना। फिर भी मैं आपको और बता दूं कि जितने भी आपके डिवाइसेज होते हैं ना घर में, क्योंकि आप जानते हो हमारे घरों में अल्टरनेटिव करंट ही आती है, तो उनके ऊपर वोल्टेज मेंशन होता है ना, और करंट भी मेंशन होती है कि किस लिमिट तक वो करंट हैंडल कर सकता है। वो करंट जो लिखी होती है ना उसके ऊपर, वो ना तो इंस्टेंटेनियस होती है, ना मैक्सिमम होती है, ना एवरेज होती है। वो ओनली कौन सी होती है, आरएमएस करंट होती है वो। ठीक है, या वोल्टेज होता है वो। ठीक है, तो ये कहानी बेटा। चलिए आरएमएस कैसे निकालेंगे बेटा। तो बेटा आरएमएस के लिए आप हमेशा ध्यान रखें, ये जो नेम लिखा गया है ना इसका हमेशा उल्टा पढ़ लिया करो। ये जो उल्टा, उसको रिवर्स डायरेक्शन में पढ़ के आप जैसे जैसे बोलता जा रहा है ना वैसे वैसे करते चले जाओ करंट के साथ। तो सबसे पहले बोला जा रहा है स्क्वायर करना है। मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया। देखो, रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर, तो पहले स्क्वायर कर दिया। फिर क्या करेंगे, मीन लेंगे। फिर क्या लेंगे, मीन। तो मीन लेना थोड़ी देर पहले मैंने आपको सिखाया। अभी ये मीन ले लिया हमने, अभी के लिए मैं एक टाइम पीरियड के लिए ले रहा हूँ। फिर क्या करना है बेटा, रूट करना है। कर दो रूट, ये लो रूट हो गया। तो ये हो गई आरएमएस वैल्यू। ठीक है, फिर यहाँ पर भी वही कॉन्सेप्ट है। हमें कोई सा भी फंक्शन दिया जाए कोई दिक्कत की बात नहीं है, हम हमेशा कैसे करेंगे, हमेशा कैसे करेंगे, फॉर्मूले से ही करेंगे। ठीक है, हाँ अगर कोई स्पेशल रिजल्ट आपको याद है तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, बट फिर भी अगर कोई दूसरा फंक्शन दे दिया गया है जिसकी वैल्यू आपको याद नहीं है तो आप हमेशा किससे ट्राई करेंगे, इसी से ही ट्राई करेंगे। ठीक है, बहुत ही यूजफुल है ये ना। कई बार मैं जानता हूँ अलग अलग तरीके के फॉर्म दे दिए जाते हैं, तो आपको यही यूज करना है। पहले स्क्वायर करो, फिर मीन ले लो, फिर उसका रूट कर दो। ठीक है, अब यहाँ पे जो आपको याद रखना है वो ये कि साइन और कोस का बेटा एक साइकिल के लिए होता है रूट टू। ठीक है, मतलब आई एम बाई रूट टू होता है। आई आर एम एस बराबर होता है आई एम बाई रूट टू होता है। सही है क्या, ध्यान रखें, रटना ही है। वोल्टेज के लिए भी सेम चीज एप्लीकेबल है कि आपको जो है मैक्सिमम वोल्टेज जो मिलेगा, मैं सॉरी आर एम एस वैल्यू जो मिलेगी वो मैक्सिमम की 1/√2 होगी। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रखना है। अब देखो देखो मैं बेटा क्या कर रहा हूँ, बेटा मैं आ रहा हूँ अब फेजर डायग्राम पे और सर्किट के सॉल्यूशन पे, है ना। कि अगर हमें कभी भी कोई सर्किट दे दिया जाए तो उसका सॉल्यूशन कैसे निकालना होता है। ठीक है, मतलब देखो हमें तो एग्जाम में सिर्फ एक क्वांटिटी पूछी जाएगी कि भाई वोल्टेज क्या होगा, करंट क्या होगी या रिएक्टेंस क्या होगा, है ना। ये सब बातें पूछी जाएगी, ओनली वन क्वांटिटी, है ना। पर हम लोग यहाँ पे सारी क्वांटिटी निकालना सीखेंगे क्योंकि हमें तो पता नहीं है ना कि भाई एग्जाम में हमें कौन सी क्वांटिटी पूछी जाएगी। तो वो कहानी, तो सर्किट पढ़ने से पहले हमें कुछ कुछ चीज़ें पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, क्या क्या है वो देखिए आप फटाफट से। तो देखिए अगर मैं आपको 12th क्लास की बात करूँ ना पूरी, है ना,
तो आपने तीन तरह के एलिमेंट्स पढ़े हैं, है ना, तीन तरह के एलिमेंट्स पढ़े हैं सर्किट्स के, रजिस्टर्स, कैपेसिटर्स एंड इंडक्टर्स, ठीक है। ये कंडक्टर की प्रॉपर्टीज होती है एक्चुअली बेटा, है ना, ये जो कोई भी जो कंडक्टर होता है ना उसकी तीन प्रॉपर्टी होती है, उन तीनों में से ये एक तो है रेजिस्टेंस, एक है कैपेसिटेंस और एक है क्या बोलते हैं इंडक्टेंस, ठीक है। ये तीनों उसकी प्रॉपर्टी होती है और इन्हीं प्रॉपर्टी से वो तीनों नाम निकलते हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर और इंडक्टर, ठीक है। अब जब भी आप इनके ऊपर अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हो, क्या अप्लाई करते हैं हम लोग, अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ये क्या करते हैं, उसका अपोज करते हैं, सबके अलग अलग फंक्शन के तरीके से अपोज करते हैं, है ना, और अपोज सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं रेजिस्टेंस की, है ना, तो अगर रेजिस्टेंस जो अपोज करता है ना, रेजिस्टेंस जो अपोजिशन जनरेट करता है, ठीक है, उसको तो हम बेटा रेजिस्टेंस ही बोलते हैं, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। रिप्रेजेंट भी किससे करते हैं, आर से ही करते हैं, ठीक है। मैं लिख देता हूं चाहो तो, अगर इंडक्टर अल्टरनेटिंग करंट को अपोज करता है, मतलब वैसे वो चेंज को अपोज करता है, मैं तो बता रहा हूँ आपको कि अल्टरनेटिंग सर्किट में अगर इंडक्टर लगा हुआ है तो उसकी वजह से जो अपोजिशन जनरेट होगा सर्किट में उसको बोला जाता है बेटा, वैसे तो देखो इसको रिएक्टेंस बोलते हैं, ये रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं बेटा, ये जो कैपेसिटर और जो इंडक्टर होते हैं ये रिएक्टिव एलिमेंट होते हैं, ठीक है। तो इनकी वजह से जो अपोजिशन जनरेट होता है ना उसको रिएक्टेंस बोलते हैं। आप चाहे तो मैं लिख देता हूँ इधर, तो इनकी वजह से जो अपोजिशन होता है बेटा उसको बोलते हैं रिएक्टेंस, और इस रिएक्टेंस को बेटा शो किया जाता है किससे, एक्स से। अगर बात करें इंडक्टर की रिएक्टेंस की तो उसको रिप्रेजेंट किया जाता है एक्सएल से, और उसको बोल दिया जाता है इंडक्टिव रिएक्टेंस, ठीक है। इसी तरह से अगर कैपेसिटर की बात करी जाए तो इसको बोल दिया जाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, सही है क्या बात, हाँ कि नहीं। अब देखो रेजिस्टेंस का तो कोई स्पेशल फॉर्मूला नहीं है, मतलब अगर आप चाहो तो रो एल बाई ए होता है मैथमेटिकली फॉर्म में, है ना, फिजिकल की फॉर्म में। अगर इसकी बात करें तो इसका फॉर्मूला होता है बेटा एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल, ठीक है। एक्स एल बराबर क्या होता है, ओमेगा एल। एक्स सी की बात करें तो ये होता है बेटा 1/ओमेगा सी, ओमेगा तो वही जो फ्रीक्वेंसी है आपके अल्टरनेटिंग सर्किट की, और एल जो है वो इंडक्टेंस है उसका, और ओमेगा यहाँ पर भी वही है सर्किट की फ्रीक्वेंसी, और आपके सी क्या है, कैपेसिटी, सॉरी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है वो सी है, ठीक है। तो ये तीनों एलिमेंट जो है ये हमारे काम आएंगे इस तरीके से, मैंने आपको थोड़ा थोड़ा इनके बारे में बताया, ठीक है। अब देखो सुनो, तो जब भी ये सर्किट में लगे होते हैं ना बेटा, है ना, तो इनकी वजह से क्या होता है कि करंट और वोल्टेज जो है ना वो सेम फेज में नहीं रह पाते हैं। अब आप बोलोगे सर ये सेम फेज का क्या मतलब है, ठीक है। तो आप बेटा है ना ऐसे समझो, मेरी बताता हूँ मैं आपको, समझे मेरी बात को। जैसे मैं तीन सर्किट बना रहा हूँ बेटा, है ना, ये देखिए, सभी में सेम वोल्टेज सोर्स लगा रखा है बेटा अपन, है ना, सेम वोल्टेज सोर्स लगा रखा है सभी के अंदर। जैसे V बराबर वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी वही है वी एम साइन ओमेगा टी, यहाँ पर भी वही है वी एम साइन ओमेगा टी, ठीक है। तो हमने क्या किया है, देखो तीनों पे वोल्टेज क्या लगा दिया सेम। अब मेरी बात समझो क्या हो रहा है, मैं जो क्या बताना चाह रहा हूँ उसके ऊपर ध्यान देना क्या हो रहा है। सपोज करो कि यहाँ की मैं करंट को नाम दे रहा हूँ आई आर, यहाँ की करंट को नाम दे रहे हैं आई एल, और यहाँ की करंट को नाम दे रहे हैं ए सी। तो देखो होगा क्या, आप जानते हो कि यहाँ पे डायरेक्टली मैं ओम्स लॉ अप्लाई करके V बराबर आई आर लगा दूंगा,
या आप इस वॉल्यूम भी लिख सकते हो, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो यहाँ पे जो करंट आपको मिलती है ना बेटा, वो वोल्टेज से सेम फेज में मिलती है। वोल्टेज की किस में होगी? सेम फेज में होगी। सेम फेज का मतलब क्या है बेटा? सुनो मेरी बात। ये जो साइन के अंदर जो भी लिखा होता है ना बेटा, साइन के अंदर जो भी लिखा होता है ना, उसको बोलते हैं फेज। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? फेज बोलते हैं। आप नॉर्मली ये समझ सकते हो कि एंगल की बातें चल रही है थोड़ी बहुत। फेज का मतलब आप ये समझो कि ऐसा एंगल जो टाइम के साथ बदल रहा होता है ना, रोटेटिंग एंगल्स होते हैं। ये ओमेगा टी जो है वो एक्चुअली टाइम के साथ चेंज हो रहा होता है। ठीक है, पूरा एक टाइम पीरियड में पूरा 360 डिग्री कवर हो जाता है, फिर दूसरे में फिर 360, फिर तीसरे में फिर 360, इस तरह से चलता रहता है मामला। तो ये कहानी तो ये देखो, ये वैल्यू और ये वैल्यू यहाँ पे क्या आती है बेटा? सेम आती है। ठीक है, अगर बात करें इंडक्टर की, किसकी बात करें? इंडक्टर की, तो बेटा इंडक्टर में यहाँ पे ओम्स लॉ तो अप्लाई होता नहीं है ना, यहाँ पे बेटा ये इस तरह से निकलता है। ठीक है, V बराबर L डी बाई डी टी से निकलता है। ठीक है, और आप, मैं अच्छे से जानता हूँ कि आपको पता ही होगा कि यहाँ पे जो करंट है वो वोल्टेज से पाई बाई टू पीछे होती है। वोल्टेज आगे होता है और करंट क्या होती है? पीछे होती है। अगर आप इक्वेशन ही लिखना चाहें तो बेटा इस तरह से होगी, साइन ओमेगा टी माइनस कितना बेटा? पाई बाई टू। सिमिलरली अगर अपन बात करें किसकी? कैपेसिटर की, तो बेटा यहाँ पे जो करंट होती है वो क्या होती है भाई? आगे होती है। किससे? वोल्टेज से। कितना डिग्री? पाई बाई टू डिग्री, मतलब 90 डिग्री और पाई बाई टू रेडियन, जैसे भी आप चाहें, है ना, मतलब जैसा भी आप कहना चाहें। 0 माइनस 90 प्लस 90। ठीक है, अब इन तीनों को जो है ना बेटा, मैं आप एक साथ मिला रहा हूँ, एक डायग्राम में मिला रहा हूँ। ठीक है, इनको डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ना, इन वोल्टेजेस को और इन करंट्स को डायग्राम में रिप्रेजेंट करना है ना, उसको फेजर डायग्राम बोलते हैं, है ना। दिखाता हूँ, देखो मैं आपको क्या हो रहा है। तो बेटा हम बना रहे हैं फेजर डायग्राम। ठीक है, तो फेजर डायग्राम जो होते हैं ना, अगर आप मैं अगर आपको थोड़ी डेफिनेशन बताऊं, मतलब वर्ड्स बताऊं, तो फेजर डायग्राम को बोला जाता है बेटा रोटेटिंग वेक्टर्स। डायरेक्शन तो बताते ही हैं, पर साथ में क्या होता है, ये घूमते रहते हैं, है ना, टाइम के साथ में। अभी जो हम बात कर रहे हैं ना, वो किसी एक इंस्टेंट की बात कर रहे हैं। तो उस इंस्टेंट में सपोज करते हैं कि अगर यहाँ पे आपका अप्लाइड वोल्टेज है, यहाँ पे कौन है बेटा? अप्लाइड वोल्टेज है, तो इसी की डायरेक्शन में कौन होगी? रेजिस्टेंस वाली करंट होगी। ठीक है, इससे जस्ट 90 डिग्री पीछे कौन होगा? आई एल होगा, और इससे जस्ट 90 डिग्री आगे कौन होगी? कैपेसिटर की करंट होगी। सही है क्या भैया? हाँ कि ना? तो ये तीनों है बेटा, है ना, ध्यान रखें आप लोग, ये बात आगे हमारे काफी काम आएगी। इनको बेटा लेगिंग और लीडिंग भी बोला जाता है ना, जो आगे होता है उसको लीडिंग बोलते हैं, जो पीछे होता है उसको लेगिंग बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अब हम करने क्या वाले हैं। देखो, अच्छा एक चीज और देख लो, ये जो तुमने आर एक्सएल और एक्स सी पढ़ा ना बेटा, क्या क्या? आर एक्सएल और एक्स सी पढ़ा, है ना, इसको बेटा हम लोग मिक्स, अगर मतलब अल्टरनेटिंग करंट की बात करें, तो इनको एक स्पेशल वर्ड दिया गया है, नाम, स्पेशल नाम दिया गया है, वो है इम्पिडेंस। ठीक है, क्या नाम दिया गया है? इम्पिडेंस नाम दिया गया है। मतलब कोई भी एलिमेंट जो है वो अल्टरनेटिंग करंट को जो अपोज करता है, उसको नाम क्या दिया गया है? इम्पिडेंस नाम दिया गया है। ठीक है, रिप्रेजेंट करते हैं किससे बेटा? जेड से। जेड से क्या किया जाता है बेटा? इसको रिप्रेजेंट किया जाता है। ठीक है, और ये निकलता कैसे है? इस तरीके से, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर। ठीक है, इस तरह से इम्पिडेंस निकलता है बेटा।
ध्यान रखना है। मैं अभी क्या है क्वेश्चन कराऊंगा ना, इसलिए मेरे को इन सब चीज़ों की जरूरत पड़ेगी बेटा, तो इसलिए मैं अभी आपको बता रहा हूँ ये सारी बातें। ठीक है, एक हमारे पास इंपॉर्टेंट टास्क होता है निकालने के लिए, वो होता है बेटा कोस फाई। इसको बोला जाता है पावर फैक्टर। क्या बोलते हैं बेटा इसको? इसको बोलते हैं पावर फैक्टर। और निकलता है आर बाई जेड से। ठीक है, किससे निकलता है ये, किससे फाइंड आउट करते हैं इसको? आर बाई जेड से फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, एक बेटा हमें निकालनी होती है पावर। ठीक है, क्या निकालनी होती है हमें? पावर निकालनी होती है। पावर, एक्टिव पावर की बात कर रहा हूँ। चलो एक काम करते हैं, अभी के लिए इस तरह से कर लेते हैं। एक्टिव पावर कैसे निकालोगे बेटा? इस तरीके से, वी आई कोस फाइव। वी है आरएमएस वैल्यू, आई भी है आरएमएस वैल्यू, और कोस फाइव पावर फैक्टर है ही सही। अगर आपको रिएक्टिव पावर निकालनी है तो बस कुछ नहीं करना, कोस फाइव की जगह क्या लगा दो? साइन फाइव। अगर आपको टोटल पावर निकालनी है बेटा तो आप लिख दो v इंटू आई। ठीक है, तो बेटा ये सारी चीजें हैं जो अपने काम आएगी अभी, है ना? आगे सर्किट सोल्व करेंगे वहां पे हमारे को मिलेगी सारी चीजें। देखिए क्वेश्चन ले रहा हूँ बेटा मैं। ठीक है, देखिए आप लोग, तो बेटा अभी मैं दो एलिमेंट का क्वेश्चन ले रहा हूँ, है ना? अगर इसमें दो की जगह तीन भी हो जाए, या इसको हटा के कैपेसिटर भी यहाँ लगा दिया जाए, है ना, तब भी कहानी सेम रहेगी, है ना, कहानी चेंज नहीं होगी। ठीक है, देखिए आप लोग, तो आपको जो इसका रेजिस्टेंस है बेटा वो दिया गया है 3 ओम। इसका जो एक्स एल है वो दिया गया है बेटा 4 ओम। और जो वोल्टेज सोर्स लगा रखा है वो है बेटा 100√2 साइन 314t। ठीक है बेटा। अच्छा, मैंने बेटा क्या किया है, अभी जो वोल्टेज लिया है ना बेटा, वो मैंने विदाउट एनी इनिशियल फेज के लिया है ना, मतलब उसका इनिशियल फेज बिल्कुल जीरो है ना? कई बार क्वेश्चन में आपको क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल फेज भी मेंशन कर दिया जाएगा, तो आपको कोई डरने की जरूरत नहीं है। उस इनिशियल फेज को आप कंटिन्यू करते चले जाओ, जैसे जैसे क्वेश्चन आगे बढ़ता जाएगा उसको आप साथ रखो, आपको कहीं पर भी कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। बस फेजर डायग्राम में हमें उसको थोड़ा सा दिखाना पड़ेगा कि इनिशियल फेज था कुछ वोल्टेज का। ठीक है, और जब आप यहाँ पे करंट की और इन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज की इक्वेशन लिखोगे ना, तब भी आपको वो चीज शो करनी पड़ेगी। ठीक है, बस वहां पे फर्क होगा, बाकी और कहीं पर भी आपको उसकी वजह से प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, चलो, तो अब आप बोलोगे कि सर क्वेश्चन लेने का पर्पज क्या है? पर्पज ये बेटा कि हम लोग इस क्वेश्चन से सारा डेटा निकालेंगे, सारा जितना भी डेटा हो सकता है ना, एवरीथिंग। ठीक है, देखो सबसे पहली सवाल, ये जो इक्वेशन है ना, इसी में ही सारी पहले बातें कर लेते हैं, क्या क्या हो सकती है, क्या नहीं हो सकती। तो पहला सवाल तो हो सकता है भाई हमारे पास कि भाई मैक्सिमम वोल्टेज पूछा जाए, तो मैक्सिमम वोल्टेज कितना हो जाएगा भैया? 100√2 वोल्ट। ठीक है, दूसरी बात करें कि अगर हमारे से कोई वी आर एम एस पूछ ले, है ना, वी आर एम एस तो पूछ सकता है, बहुत बड़ी बात नहीं है। तो वी आर एम एस क्या होता है बेटा? Vm/√2। मैं साथ साथ में फॉर्मूले भी लिख दे रहा हूँ जहाँ जहाँ भी जरूरत होगी। तो ये हो जाएगा बेटा कितना? 100 वोल्ट। सही है। तीसरी बात करो, ओमेगा फ्रिक्वेंसी क्या है वोल्टेज की? तो 314 रेडियन पर सेकेंड, है ना? अगर मैं एफ की बात करूं, फ्रिक्वेंसी की बात करूं, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूँ बेटा, ये ओमेगा है ना, यहाँ पे इसका नाम अक्सर हम लोग फ्रिक्वेंसी ही बोलते हैं बेटा, है ना? ध्यान रखें ये बात, है ना? सिर्फ यूनिट से ही पहचाना जाता है बेटा इनको, है ना, कि हमें ओमेगा दिया है या फिर क्या बोलते हैं एफ दिया हुआ है ना। ध्यान रखें, नाम दोनों का फ्रिक्वेंसी ही होता है, बस यूनिट से पहचाना जाता है इनको। चलिए, तो ये देखो बेटा बताता हूँ, इधर साइड में कैलकुलेट कर रहा हूँ, फिर मिटा दूंगा उसको, डायरेक्टली वैल्यू लिखूंगा यहाँ पे बेटा। तो बेटा ओमेगा बराबर क्या होता है बेटा? 2 पाई एफ होता है, राइट, है ना? चलो,
और ओमेगा कितना दिया हुआ है बेटा 314 दिया हुआ है, 2 इंटू 3.14 हो जाएगा एफ, सही है। सो एफ बराबर हो जाएगा बेटा 314 2 इंटू 3.14, तो बेटा ये हो जाएगा देखो 100/2 मतलब 50 हर्ट्ज, सही है क्या बेटा। दिस इज द स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो हमारे घरों में आती है। हमारे घरों में आप जानते हो ना कि अल्टरनेटिंग करंट आती है ना, तो वो जो अल्टरनेटिंग करंट की जो फ्रीक्वेंसी होती है ना इंडिया में, वो कितनी है 50 है, ठीक है। सो इट इज 50 हर्ट्ज। फिफ्थ डेटा है टाइम पीरियड, कि जो आपने अल्टरनेटिंग करंट अप्लाई करी है सर्किट में या वोल्टेज अप्लाई किया है उसका टाइम पीरियड क्या है। तो टाइम पीरियड आप जानते हो ना, मैं इधर लिख रहा हूँ, मिटा दूंगा बेटा, 1/फ्रीक्वेंसी होता है, सो दैट इज 1/50। इसको बेटा आप क्या करो 1000 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये हो जाएगा बेटा 20 मिली सेकेंड। कितना हो जाएगा ये 20 मिली सेकेंड। तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 20 मिली सेकेंड, ठीक है। तो आप देखो एक चीज, अभी तक तो हमने क्वेश्चन शुरू नहीं किया है एक्चुअली, तो इसी से ही हमने सारा जितना डेटा हो सकता था उतना निकाल लिया, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं बेटा। सिक्स, रेजिस्टेंस कितना दिया हुआ बेटा अपन को 3 ओम, एक्सएल कितना दिया हुआ बेटा 4 ओम। एल कैसे निकाल सकते हैं बेटा, एल पूछा गया सवाल में, मान लो कि बताइए एल क्या होगा, तो आप जानते हो बेटा कि एक्स एल बराबर होता है बेटा ओमेगा एल, एक्स एल बेटा 4 है, ओमेगा है बेटा 314 इंटू एल हो जाएगा, तो एल हो जाएगा बेटा 4 डिवाइडेड बाई 314, ठीक है। 34 डिवाइडेड बाई 314 हेनरी। अभी ऐसे रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है, हम तो जस्ट एक बार देख रहे हैं कि कौन सी चीजें क्या क्या आती है, ठीक है। चलो आगे देखो, 9 की बात कर लेते हैं, जेड निकाल लेते हैं बेटा, जेड इम्पिडेंस, तो बेटा ये 3 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, तो 16 प्लस 9 25, 25 में कितना हो जाएगा 5, मतलब हमारे सर्किट का इम्पीडेंस कितना है 5 ओम, ठीक है भाई। बेटा मैं है ना इधर आ रहा हूँ, मैं यहाँ पे आ रहा हूँ, सवाल मैंने अलग कर दिया है पूरा, ताकि अपन को पता लगता रहेगा डेटा क्या क्या निकलते जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। 10, डेटा नंबर 10, बेटा कोस फाई निकाल लेते हैं, है ना। कोस फाई कितना होगा भाई आर बाई जेड, बेटा आर कितना था 3 और जेड कितना है बेटा 5, तो फाई कितना आ जाएगा भाई, है ना बेटा। ये बहुत ही स्पेशल ट्राइंगल है, आप जानते हो ना 3 4 5 वाला, मतलब हम लोग पढ़ाते ही हैं इसको शुरुआत में। तो फाई जो है वो कितना आ जाएगा बेटा 57 डिग्री, 53 डिग्री सॉरी, 53 डिग्री, और वो 37 होता है 4/5, ठीक है। हाँ कि ना। तो अब ये जो 53 आया है ना बेटा, ये हमारे लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट डेटा है, काफी काम का है, ठीक है। देखो आप लोग क्या हो रहा है कहानी में, 11 नंबर, करंट। अब देखो सुनो बेटा, हमारा टारगेट अब हम धीरे धीरे करंट पे आ रहे हैं, ठीक है। करंट पे आ रहे हैं, वोल्टेज हम निकाल चुके हैं, वोल्टेज दिया भी है हमारे को, बड़ी बात नहीं है, धीरे धीरे करंट पे आएंगे, ठीक है। तो अब करंट के लिए एक चीज है कि हमें क्या होगा, देखो अंदर का एंगल लिखना पड़ेगा। सिर्फ अगर यहाँ रेजिस्टेंस होता तो कोई दिक्कत नहीं थी, पर यहाँ पे इंडक्टर भी है, तो करंट क्या होगी, या तो आगे होगी या पीछे होगी। अब आप जानते हो कि अगर यहाँ पे इंडक्टर है तो करंट कहाँ रहती है, पीछे रहती है, करंट कहाँ रहती है, पीछे रहती है। और अभी पीछे कितने डिग्री से होगी वो 53 डिग्री से होगी। अभी मैं आपको दिखा भी दूंगा इसको, है ना, फेजर डायग्राम में बना के, बट फिर भी मैं आपको दिखाता हूँ ऐसे। देखो ये V है ना आपका, V बराबर होता है I इंटू जेड, ठीक है बेटा। वैसे तो देखो अगर
मैं पोलर की बातें करूँगा ना, तो यहाँ पे जेड के साथ में ही ये एंगल लिख दिया जाता है बेटा नेगेटिव में, है ना, कि भाई इतना डिग्री पीछे है वो। बट अभी के लिए मैं सिर्फ और सिर्फ कैलकुलेशन कर रहा हूँ ना, इसलिए मैं कुछ भी ऐसा शो नहीं कर रहा हूँ, है ना। देखो आप, तो वी एम, पहले मैक्सिमम वैल्यू निकाल लेते हैं। वी एम बराबर आई एम इंटू कितना हो जाएगा बेटा जेड। सो आई एम बराबर हो जाएगा, वी एम कितना था बेटा 100√2 डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा बेटा, जेड मेरा बेटा 5, तो हो जाएगा बेटा ये 20√12 नंबर डेटा। आई आर एम एस हो जाएगा बेटा 20 एम्पियर, सही है क्या बेटा। 13 नंबर डेटा। अब बेटा फेजर डायग्राम बना लेता हूँ, ताकि आपको क्या होगा कि वो करंट वाला दिखाई देने शुरू हो जाएगा कि यस वो पीछे। देखो फेजर डायग्राम बना रहा हूँ, तो वोल्टेज का रेफरेंस ले लेते हैं बेटा ये, ये वोल्टेज का रेफरेंस हो गया, ठीक है। करंट देखो मैं आपको एक चीज और बता दूं बेटा, है ना, ऐसा कुछ भी नहीं है कि आप लोग वोल्टेज का लो चाहे करंट का लो किसी का भी ले सकते हो, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए, है ना, कि कौन सी चीज कहाँ पे हो रही है या कहाँ जा रहा है, कोई चीज कहाँ हो रही है, सब कुछ। अगर मैं यहाँ पे देखो वोल्टेज का लूंगा तो फिर मेरे को यहाँ पे रिजल्टेंट वोल्टेज ही दिखाना पड़ेगा, तो इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, है ना, आपको समझाने के लिए, है ना। देखो आप लोग, इसके अक्रॉस वोल्टेज में ले रहा हूँ वी आर है, और इसके अक्रॉस जो वोल्टेज है बेटा वो क्या है, वी एल है, ठीक है। और यहाँ की जो करंट है वो आपने लिखी दी है यहाँ पे, ये आई एम और आई आर एम, फिर इसका आपकी फंक्शन लिखेंगे, ठीक है। तो सपोज करते हैं बेटा कि ये है आपकी करंट, ये करंट है, ठीक है, कौन सी, आई, दिस इज दी करंट जो फ्लो हो रही है सर्किट से। हम जानते हैं कि ये वी आर और ये आई जो है सेम फेज में होते हैं, है ना। वोल्टेज और करंट जो है वो रेजिस्टेंस में क्या होते हैं, सेम फेज में होता है। तो यानी कि ये जो आई है इसी की ही डायरेक्शन में कौन होगा बेटा, वी आर होगा, आगे ना। वो लेंथ वेंथ पे आप ध्यान मत दो, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, वो कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, उसको अपन एक्यूमुलेट कर सकते हैं, रेजिस्टेंस कम भी हो सकता है ज़्यादा भी हो सकता है, वो ठीक है, ठीक है। वी आर आ गया हमारे पास, ये करंट और ये वोल्टेज, ठीक है, ये करंट और ये वोल्टेज, हम जानते हैं कि वोल्टेज 90 डिग्री आगे होता है करंट से, इसमें जो करंट फ्लो होती है ना उससे वोल्टेज आगे होता है। मैं उल्टा भी बोल सकता हूँ, कोई बड़ी बात नहीं है, कि इसमें जो करंट है वो 90 डिग्री पीछे होती है, ठीक है। तो डेफिनेट सी बात है कि यहाँ क्या होना चाहिए बेटा, वी एल होना चाहिए, सही है क्या बेटा, आगे ना। तो अगर यहाँ वी एल है तो यहाँ क्या होना चाहिए बेटा आपका, इन दोनों का रिजल्टेंट है ना, वी आर और वी एल का रिजल्टेंट ही कौन है, वी है जो आपने लगाया है एक्चुअली, ठीक है। इसलिए बेटा देखो अब क्या हो रहा है कि आई अगर आपने रेफरेंस ली तो वी कहाँ आ रहा है, आगे आ रहा है, ठीक है। अब यानी कि वी का एंगल है ये वाला एंगल है ना, देखो इसी को अपन पावर फैक्टर बोलते हैं बेटा, दिस इज दी फाई, है ना, यही है वो 553 डिग्री। तो इसलिए क्या था, शुरुआत में मैं इसको वी लेना चाहता था, पर अगर मैं इसको वी ले लेता तो आपको ये डायग्राम बहुत ही सिंपल तरीके से नहीं दिखता, है ना। एग्जाम में क्या करना आप लोग, इसको पहले रफ में बनाना, है ना, और फिर पता है क्या करना कि मतलब कहीं अगर लिखने की जरूरत पड़ जाए, वैसे तो ऑब्जेक्टिव में कोई जरूरत नहीं है इसकी, बट अगर कभी लिखने की जरूरत हो ना तो पहले इसको रफ में बनाना, फिर डायरेक्टली रेफरेंस लेना किसको, वी को, क्योंकि आपने क्या लगाया है यहाँ पे, वी लगाया है ना, जिसका फेज एंगल कितना 0 है। अभी इसका इनिशियल फेज 0 नहीं दिखा रहे हो आप, अभी आप इनिशियल फेज कितना दिखा रहे हो, 53 डिग्री दिखा रहे हो, वो सही नहीं है। बट अभी के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम तो सिर्फ सोल्व कर रहे हैं चीज़ों को, तो नो प्रॉब्लम। चलो भाई, अगर आप करंट की बात करोगे, देखो अब यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से दिखा रहा है कि टोटल वोल्टेज से करंट कितना डिग्री पीछे है, 5 डिग्री पीछे है, मतलब कितना 53 डिग्री पीछे है, आगे ना। बस यही तो चाह रहे थे हम लोग। आई बराबर 14, आई बराबर देखो क्या होगा बेटा, आई एम साइन ओमेगा टी प्लस 5 होगा, ये स्टैंडर्ड इक्वेशन है। अब इसमें आप वैल्यू, तो देखो एक्टिव पावर क्या हो जाएगी, 2000 वी आई कॉस 5 होती है, तो वी आई की वैल्यू लिख दी मैंने 2000, कॉस 5 की वैल्यू कितनी बेटा 3/5, ठीक है। तो 5 से 400 टाइम्स कट जाएगा, तो ये हो जाएगा बेटा 1200 वोल्ट। 19 डेटा क्या आ जाएगा बेटा, पी रिएक्टिव पावर, तो वो क्या हो जाएगी बेटा 2000 इंटू 4/5,
साइन 5, यानी कि साइन 5 क्या हो जाएगा बेटा 4/5। तो ये देखो बेटा ये हो जाएगा आपका 400, तो ये हो जाएगा बेटा 1600 वाट। सही है क्या बेटा, हाँ कि ना। तो ये कहानी है बेटा, है ना। मैंने आपको ये सवाल इसलिए करवाया ताकि आपको क्या हो कि एक ही सवाल से ये सारा डेटा आपको निकालना आ जाए, ठीक है। ये काफ़ी हेल्पफुल होता है ना, क्योंकि देखो हमारे को एग्जाम में तो एक ही डेटा पूछेगा, बट वो एक डेटा कौन सा पूछेगा ये हमें नहीं पता ना। तो इसलिए ये सारा डेटा आपको निकालना आना चाहिए। स्पेशली बेटा ये वोल्टेज की इक्वेशंस और करंट की इक्वेशन, ये 14, 15, 16 वाला डेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये निकलता है आपके किससे, है ना, फेजर डायग्राम से निकलता है ये, ठीक है। कई बार डायरेक्टली एग्जाम में फेजर डायग्राम में पूछा जाता है। सो कोई बहुत बड़ी बात नहीं, आराम से आप अपने अपने कॉन्सेप्ट लगाते चले, बिल्कुल सही आंसर आएगा। ठीक है गाइस, ओके, थैंक यू।